नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में तमाम देशवासियों को होली की बधाई। इंडिया न्यूज की तरफ से आपके जीवन में होली की तमाम खुशियां बिखरें और आपके लिए एक सुनहरा भविष्य आगे सामने आए। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम और देश का सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में गरमाए जा रहे उस केस से जुड़ा हुआ है जो एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले से शुरू हुआ। उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या, उसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी, परमवीर सिंह का वो खत और धीरे धीरे अघाड़ी सरकार में दरार की साफ खिस्ती खाई। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के हाथ अब एक नया सीसीटीवी फुटेज लगा है जो आप ठीक मेरे साथ इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसमें सचिन वाजे की गाड़ी एक रेड लाइट पर दिख रही है। गाड़ी कुछ देर तक रेड लाइट पर खड़ी रहती है, उसके बाद उसमें से मनसुख हिरेन निकलकर सड़क को पार करता है। आप लाल रंग के घेरे में देख सकते हैं सड़क के दूसरी तरफ एक टैक्सी में जाकर मनसुख हिरेन बैठ जाता है। बताया जा रहा है कि दोनों की कार में ये मुलाकात करीब 9 मिनट तक हुई थी। क्या बातचीत हुई इस दौरान? आखिर मनसुख हिरेन को सचिन वाजे ने मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो कौन सी चीजें थी जो इस दौरान सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को समझाई, बताई और उस पर अमल करने को कहा? वो कौन से ऐसे राज थे जो मनसुख हिरेन के दिल में ही दबकर खत्म हो गए और अब तक सामने नहीं आ पाए? तो ये सीसीटीवी फुटेज एकदम नई सीसीटीवी फुटेज है और ऐसा नहीं है कि ये सीसीटीवी फुटेज इस मामले की जांच कर रही है एनआईए के हाथ में ना हो। पब्लिक डोमेन में आई हुई ये तमाम चीजें एनआईए बारीकी से खंगाल रही है, बारीकी से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सचिन वाजे इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में क्यों दिखाई पड़ता रहा। सामने आए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों पर ज्यादा जानकारी हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा के जरिए। मनसुख हिरेन हत्याकांड में सचिन वाजे की अरेस्ट एनआईए द्वारा की गई है, जहां वो रिमांड में है। एक बार फिर से उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया था। इसी बीच में लगातार एनआईए की टीम जो है मनसुख हिरेन के इस पूरे मामलात में सचिन वाजे के साथ सीन रिक्रिएशन का काम कर रही है, जहां पर कई महत्वपूर्ण बयान अब तक सामने आए हैं। 35 से भी ज्यादा लोगों के बयान एनआईए ने अब तक दर्ज किए हैं, बल्कि इन बयानों के भरोसे पर, इन बयानों की बिना पर कई अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एंगल इसमें सामने आए हैं। जहां सचिन वाजे को हाल ही में कल के दिन एक बहुत बड़ी टीम के साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित मीठी नदी में ले जाया गया था। मीठी नदी मुंबई का सबसे बड़ा नाला है, जहां पर मनसुख हिरेन को से जुड़े पूरे जो दस्तावेज थे, जो सीसीटीवी फुटेजेस थे, उनके जो एविडेंस थे यानी कि जो सबूत थे, उन्हें फेंका गया था। सचिन वाजे ने इन सारे सबूतों को वहां फेंका था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम वहां पर पहुंची और 15 गोताखोरों की मदद से उन्होंने कई देर तक सर्च ऑपरेशन किया। बताना चाहेंगे कि सचिन वाजे ने इंस्ट्रक्शंस दिए, उस बिना पर यह सारा ऑपरेशन हुआ है, जहां पर कई अहम दस्तावेज सामने आए हैं, जिसमें 2 अलग अलग गाड़ियों के 2 अलग नंबर प्लेट सामने आए हैं, 3 हार्ड डिस्क सामने आई है, लैपटॉप बरामद किया गया है, कुछ ऐसी सीडीआर्स भी फाइल हुए हैं जो मिले हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस बताए जा रहे हैं एनआईए के सोर्सेज द्वारा कि ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं ये उन जगहों के हो सकते हैं जो कि सचिन वाजे के सोसाइटी के हैं। सचिन वाजे ने जो गाड़ी अपने सोसाइटी में छुपाई थी उससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसमें मनसुख हिरेन के घर और उनके दफ्तर के भी कुछ इंपॉर्टेंट सीसीटीवी फुटेजेस हो सकते हैं। इतने बड़े सबूतों के बाद कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सच के और करीब पहुंच जाएगी। देखना होगा जब सचिन वाजे के अरेस्ट के बाद और नए नए डिटेल्स सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति इतनी ज्यादा गरमाई है, उसी बीच में इन सबूतों का मिलना इस राजनीति को और कितना ज्यादा खंगोलेगा। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। और देश के सवाल में हम यही तमाम बातें कर रहे हैं जो कि मनसुख हिरेन के तमाम जो मनसुख हिरेन कदम उठा रहा था, उसके बाद आए सीसीटीवी फुटेज। मनसुख हिरेन दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। क्या मनसुख हिरेन तमाम ऐसे राज अपने साथ दबा ले गया या मनसुख हिरेन के साथ ही वो राज खत्म हो गए और मनसुख हिरेन की हत्या न जाने कितने लोगों को जीवन दान दे गई? क्या ये एक असल वजह थी और दरअसल इसके पीछे ऐसा क्या है जो अब तक ढका छुपा हुआ है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि अब
नई चीजें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जुड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी बात रखेंगे। संजय द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे शिवसेना से अपनी बात रखने के लिए। प्रेम कुमार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ वेदभूषण साहब फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस तमाम जानकारियों के साथ जुड़ेंगे और तमाम लोग मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर अब हैं। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में ही मैं आप तमाम मेहमानों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं वो आगे आने वाला साल खुशियों भरा सभी के लिए होगा। सभी तमाम तरह की साजिशों और तमाम तरह के गलत कृत्यों से जरूर दूर रहेंगे, ये मैं दुआ कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं। सबसे पहले गुलरेज शेख साहब आपसे ही बातचीत शुरू कर लेता हूं। विपक्ष कहीं भी हो और विपक्ष का हक भी होता है, वो नए मुद्दे पैदा करता है, सरकार के सामने सवाल देने की स्थिति मौजूद करता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ फिलहाल महाराष्ट्र में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखा गया हो, उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या हुई हो, सचिन वाजे का आना, परमवीर सिंह का लेटर, ये तमाम चीजें ऐसी थी जो बैठे बिठाए बीजेपी को एक मौका दे गई हैं महाराष्ट्र में। और सबसे बढ़कर अब पिछले कुछ दिनों के जो तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं, अघाड़ी सरकार में भी एक दरार तो दिख ही रही है। वो कितनी चौड़ी है कितनी चौड़ी नहीं है वो अलग बात है। ये पूरा मामला जिस तरीके से उलझ रहा है, मनसुख हिरेन का एंटीलिया मामला, बीजेपी अब इसको लेकर क्या सोचती है? एक राज्य के तौर पर, विपक्ष के तौर पर बेहतर मुद्दा हाथ लगाए या फिर जो प्रशासन है, जो शासन है, वो इतना भी गिर सकता है और उसकी इतनी भी सच्चाइयां सामने आ सकती है? गुलरेज शेख साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है सर कि जो मुंबई पुलिस का इकबाल गया है वो इज्जत गई है। हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस है। जितने बहुत सारे देशों के पास फौज नहीं होती है, 2 लाख पुलिसकर्मी है मुंबई पुलिस में। ऐसी प्रतिष्ठित संस्था की जो साख गिरी है, जो उसका इकबाल खत्म हुआ है, सबसे पहले तो उसको वापस से पुनः स्थापित करना है, ताकि क्योंकि ये वही मुंबई पुलिस है जिससे बड़े बड़े डॉन कांपते थे। लेकिन यदि आप सोचिए कि मुंबई पुलिस के अधिकारी ही वसूली का धंधा करने लगे, हत्याएं करने लगे, जो बातें सामने आ रही है कि मनसुख हिरेन के मुंह में 6 रुमाल डाल के उसको जिंदा ही क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश करके उसको बहा दिया गया, ये सब करने की कोशिश की गई, तो साख खत्म होती है, लोगों का विश्वास खत्म होता है। सबसे पहली बात पॉलिटिक्स अपार्ट उसको स्थापित करने की जरूरत है। फिर हमको सत्य को भी स्थापित करना है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात रख रहा हूं आपके सामने कि ये जो अधिकारी था सचिन वाजे, ये बहुत छोटे स्तर का अधिकारी था, जस्ट एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर था। मतलब आप उसको सब इंस्पेक्टर, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट का व्यक्ति था। ऐसी हायरार्की केवल पॉलिटिकल आका ही बना सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति जो है पुलिस के टॉप बॉस, जो कि पुलिस कमिश्नर होते हैं, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करे। दूसरी बात, यदि एंटीलिया जो है वो एरिया ही पूरा वीवीआईपी एरिया है, मुकेश अंबानी का नाम वहां जुड़ता है, उस स्थान पर यदि किसी गाड़ी के अंदर जिलेटिन की छड़े कोई अधिकारी रखता है, तो इतने छोटे अधिकारी की, अदने अधिकारी की औकात नहीं हो सकती जब तक उसके सर पर बड़ी छत्र छाया नहीं हो। तीसरी बहुत बड़ी बात है परमवीर सिंह की, कि परमवीर सिंह के जो पत्र में जो चीजें सामने आई कि 100 करोड़ रुपए की वसूली का होम मिनिस्टर कहते हैं, तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए सर कि सचिन वाजे वही व्यक्ति है जिसको स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने वापस से, जो ऐसा टेंटेड अधिकारी जिसको कोर्ट ने सस्पेंड किया था, वापस पुलिस फोर्स में लाए। तो मतलब एक बात तो यह है कि शिवसेना के टॉप नेतृत्व से उनकी बहुत करीबी थी। तो यदि 100 करोड़ का टारगेट गृह मंत्री देता है उसको, तो क्या वह शिवसेना के टॉप नेतृत्व को नहीं बताएगा, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स में आज के समय ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। और जब एक बार ये प्रश्न हल हो जाएंगे ना, तो अपने आप ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ना चाहते हुए भी जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इतना प्रेशर रहेगा, मॉरल प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है जब चीजें सामने आती है। तो सर डॉक्टर गुलरेज शेख, आप सीधे बताइए इस पूरे मामले में, मैं इससे पहले कि संजय द्विवेदी साहब के पास रिएक्शन लेने के लिए जाऊं, इस पे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से आते हैं, अघाड़ी सरकार के सर्वे सर्वा हैं, या फिर अनिल देशमुख जो गृह मंत्री के पद पर थे, एनसीपी या शिवसेना, कौन कहीं ज्यादा जिम्मेदार है? पलड़े में किसका ज्यादा जोर है जिम्मेदारी का? देखिए, गृह मंत्री तो डेफिनेटली जो है वह पुलिस का टॉप बॉस होता है स्टेट में, लेकिन आपको यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि ये जो गृह मंत्री हैं वो तो ठीक है, लेकिन सचिन वाघे जो है वह शिव सैनिक भी है। और उसको बतौर शिव सैनिक होने के कारण, मुख्यमंत्री से नजदीकियां होने के कारण ही वह क्लीन वाली
प्राइम जगह मिली थी, जबकि हाई कोर्ट में देखिए जब हमारी सरकार थी तो हम पे भी शिवसेना की तरफ से प्रेशर लाया गया था कि सचिन वाजे को वापस से रीइंस्टॉल करें, लेकिन हमने नहीं किया था क्योंकि उसको डिपार्टमेंट ने नहीं बल्कि कोर्ट ने सस्पेंड करवाया था। तो डेफिनेटली बक स्टॉप्स एट द सीएम हाउस। ठीक है डॉक्टर गुलरेज शेख, आपने तमाम बातें कही और संजय द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिवसेना से, उन्होंने तमाम बातें सुनी भी हैं। अब उनका भी रिएक्शन यहाँ पर जान ले। सवाल के साथ मैं संजय द्विवेदी जी आपके पास आना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, जिसमें मनसुख हिरेन और उसके बाद सचिन वाजे की भी बात हो, अघाड़ी सरकार में जो कुछ भी तलखी सामने आई है, अजीत पवार साहब कह रहे हैं कि आप अपनी हदों में रहें, शिवसेना सामना के जरिए ये बात कह देती है कि एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं। खैर ये तमाम चीजें हैं और इस पर रस्साकशी अंदर खाने चल रही होगी। डॉक्टर गुलरेज शेख कह रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह भी सच है कि सचिन वाजे शिवसेना का सदस्य रहा था। अगर शिवसेना का सदस्य था, एक एपीआई को इतनी ताकत कैसे मिलती है कि वो सीधे सीधे इतनी बड़े हरकतें, इतने बड़े कांड को अंजाम देने लगे? अब जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं, इस केस की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र सरकार को सबके सामने खोखला तो नहीं कर रही है? आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसा है जो अब लगने लगा है शिवसेना को भी, जैसे सामना में बातें आई कि अब बहुत हो चुका, अब महाराष्ट्र सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी होगी? देखिए राजीव जी, सबसे पहले मैं होली की बधाई देता हूं देशवासियों को। मंगलमय होली हो, बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। आपकी मैं एक एक बात का जवाब बिल्कुल सीरियल वाइज तरीके से दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट। देखिए, आज केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। इन्होंने संवैधानिक मूल्यों, संविधान और कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों का बिल्कुल हनन कर रखा है। अब मुझे कैसे कर रखा है वो भी मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिलेटिन मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शिवसेना भी मानती है, अघाड़ी सरकार भी मानती है, हमारे सभी कांग्रेस एनसीपी मानती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पुलवामा में 200 किलो आरडीएक्स मिला, आज तक उसकी जांच चल रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें 44 हमारे व्यक्ति शहीद हुए थे, 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, दुखद था। ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि उसकी जल्दी से जांच होनी चाहिए। गुलेश भाई नहीं सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में अपराधी ने मुंबई को आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में गुलरेज शेख साहब, ठीक है, गुलरेज शेख साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख, हम पहला जवाब तो सुन ले, हमारे तमाम पहले शामिल हो जाए, उसके बाद ओपन टू ऑल करते हैं। पहले संजय जी की बात तो सुन ले, आपने तमाम बातें कही हैं। पूरी पठानकोट पुलवामा में जो हमले हुए वास्तव उसकी जांच नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक अपराधी 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देता है, उसमें पुलिसकर्मी शामिल होते हैं जो आज जेल में हैं, और भी लोगों के, कई लोगों के नाम थे। क्या सरकार करती रही? बहन बेटियों की हत्याएं हो रही, सरकार क्या कर रही है? इसके बाद अगर सचिन वाजे अगर शिवसैनिक बार बार कह रहे हैं, एक कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर राजनीतिक दल में है तो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकता, पहली बात ध्यान रखना चाहिए। और जब 2020 में उसकी वापसी हुई तो लोग हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने मामला वापस कर दिया था। इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार बनाते हैं एक दिन के लिए, फटफटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, सरकार एक दिन के बना के आप हटा दिए जाते हैं। अब आप संवैधानिक मूल्यों का, दल बदल कानून का विरोध हनन करते हुए आपने मध्य प्रदेश सरकार गिराई, आपने बिहार सरकार गिराई, आपने संजय द्विवेदी जी, एक मिनट, ठीक है संजय द्विवेदी भाई, संजय द्विवेदी जी, मेरी बात तो सुनिए। संजय द्विवेदी जी, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं, संजय द्विवेदी जी, ऐसे टॉपिक पे अगर हम विस्तार से जाने लगे ना तो हम लोग 1 महीने तक यहीं बैठे रह जाएंगे। मेरे पास भी समय सीमित है, आपके पास भी समय सीमित है। मुद्दे पर बात कीजिए, अभी मुद्दे पर बात कीजिए। बिहार को, मध्य प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, सबको इन्वॉल्व करके बात नहीं रख पाएंगे। क्यों लेके चले आए? ठीक है चला गया है। ठीक है संजय भाई, ठीक है। प्रेम कुमार जी, ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा, मैं प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने दोनों को सुना इस वक्त। डॉक्टर गुलरेज शेख को भी आप सुन रहे थे, आप इस वक्त संजय भाई को भी सुन रहे थे, संजय द्विवेदी जी शिवसेना से। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है और उससे
से कहानियां जोड़ी जाती हैं, यानी एक के बाद एक आगे जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ नया आ रहा है, कहानी बदलती चली जा रही है और कुछ ना कुछ ऐसा नया आ रहा है जो कहानी को और एक अलग ब्रांच, एक अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या बहुत कुछ अभी भी छुपा पड़ा है? बिल्कुल राजीव जी, ये बिल्कुल पंचतंत्र की कथा की तरह है। मूल कथा से बहुत सारी अलग कथाएं निकलती जा रही हैं और हम मूल कथा से भटक जा रहे हैं। देखिए, एंटीलिया के सामने बम रखा गया, हमारी दो सरकार जो है उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति के घर के बाहर ये बम रखा गया, उसकी ओर से कोई एफआईआर हुआ क्या? नहीं हुआ। जिसके घर के सामने बम रखा गया उसकी तरफ से एफआईआर नहीं हुआ, उसकी तरफ से शिकायत नहीं। अब चूंकि हमारे दो की सरकार है तो एनआईए खुद आ गई जांच करने के लिए, केंद्र सरकार खुद ही जांच करने आ गई। वो व्यक्ति क्यों शिकायत करे जिसके लिए पूरी सरकार ही पीछे खड़ी है? तो यहां पर वो बात है कि आखिर ये जो जांच आई, अब जांच जितने नई नई बातें जो आप दिखा रहे हैं, तस्वीर आ रही है, फुटेज आ रहे हैं और उसके बाद में सबूत आ रहे हैं, ये सारे सबूत जो एनआईए के पास है वो जांच करे। इससे तो बड़ी कोई संस्था नहीं है जो जांच करे। लेकिन इसके बरक्स जो अलग अलग घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के क्या संकेत हैं? उन घटनाओं के संकेत साफ तौर पर इस सरकार को डी एस्टैब्लिश करना है, उद्धव सरकार को डी एस्टैब्लिश करना है। तो जिस किसी ने भी वो पटकथा लिखी होगी एंटीलिया के बाहर जिलेटिन रखने की, वो बम नहीं था, याद रखिए, और बम नहीं था तो एनआईए को कोई अधिकार नहीं था जांच करने का। जिलेटिन रखने से एनआईए को अधिकार नहीं हो जाता जांच रखने का। इसका मतलब है कि एक बड़ी साजिश, ये साजिश कोई कह रहा है कि उद्धव सरकार कर रही है, लेकिन उद्धव सरकार अपनी सरकार को गिराने के लिए साजिश क्यों करेगी? उसकी सरकार को गिराने के लिए कोई और पैरेलल शक्ति, जिसमें कि इस देश का बड़ा उद्योगपति का नाम घसीटा जा रहा है, उसके घर के सामने बम रखा जा रहा है और उनके बिना शिकायत किए हुए ये जांच की जा रही है, वो शक्तियां शामिल हैं इसमें। हम ये कहते हैं कि सरकार में शामिल लोग भी इसमें हाथ मिला सकते हैं इस साजिश के साथ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से, इसी वजह से ये आपको तरह तरह के बयान दिख रहे हैं। तय कर लिया गया है कि उद्धव सरकार गिराई जाएगी। कब गिराई जाएगी, बंगाल चुनाव के किस फेज के चरण के बाद गिराई जाएगी, ये होना बाकी है। बस मैं यही कहता हूं, टाइमिंग राजनीतिक दल तय करेंगे, वो षड्यंत्र करने वाले लोग तय करेंगे कि ये सरकार कब गिरेगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि यानी प्रेम कुमार जी, अगर मैं ये कहूं कि जो तमाम सीसीटीवी फुटेज अब निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें सचिन वाजे दिखाई पड़ रहा है, सचिन वाजे मनसुख की मेल दिखाई पड़ रही है, वो तमाम सीसीटीवी फुटेज और उसमें दिख रहा सचिन वाजे, ये सचिन वाजे किसी और के इशारे पर काम कर रहा था, क्योंकि सचिन वाजे तो कंफर्म हो रहा है हर जगह, उसकी मौजूदगी हो रही है, एनआईए इस बात में तमाम बातें कह भी चुकी है। तो क्या ये सचिन वाजे किसी और के इशारे पर काम कर रहा था जो कभी शिवसैनिक हुआ करता था? निश्चित रूप से राजीव जी, ये घटना जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो तो मोहरा भर होंगे ना, षड्यंत्र करने वाला तो कोई और होगा। उसका मोटिव केवल बम रखना या बम फोड़ना नहीं है। बम ये तो फुटना भी नहीं था, ऐसा जिलेटिन रखा गया जो फुटना कभी नहीं था, लेकिन इसको बम का आभास देकर के ये एनआईए जांच दी गई है। ये जो भी हो, आपको सचिन वाजे ये बस हैंड्स हैं, इनके द्वारा काम कराया गया है। ये कौन लोग करा रहे थे, ये मुख्य बात है। ठीक है प्रेम कुमार जी, लेकिन उसमें एक खत भी रखा गया था कि अगर हम रखना जानते हैं तो इसे फोड़ना भी जानते हैं, यानी धमकी थी। और देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जो विश्व में एक हैसियत रखता है, ये मैं और आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर रिलायंस कंपनी को कुछ होता है तो उससे भारत की आर्थिक शक्ति या शेयर स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल होगा और उसके चलते भारत कहां जाएगा, इस धमकी के चलते उसके क्या रिपरकशन हम समझ पाएंगे। मैं वेदभूषण जी को भी मैं डिबेट के बीच में लाना चाहूंगा। वेदभूषण जी, एनआईए के ऊपर किसी का सवाल नहीं है, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है और बहुत साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ती है और वो आगे बढ़ रही है, तो उसका जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो ध्यान देने योग्य होंगी। लेकिन इस पूरे कांड में 3 किरदार हैं जो पुलिस की वर्दी से निकल कर आते हैं। एक परमवीर सिंह है,
पुराने आईपीएस हैं, 88 बैच के आईपीएस हैं, 32 साल की सर्विस हो गई और वो कुछ ऐसा लिखते हैं जो अब तक पर्दे में था, सामने आते ही हमारी भी आंखें खुलती है कि हालांकि दबी जबान से कई बार ऐसी बातें होती रही हैं। दूसरे किरदार सचिन वाजे हैं जिनके फुटेज निकल कर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने तमाम काम इतने शातिराना अंदाज में किया है जिस तरह से कोई संगठित अपराधी गिरोह भी नहीं करता होगा। और एक रियाज काजी और ऐसे तमाम कितने वर्दी वाले किरदार हैं इसमें जिन्होंने महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति पैदा की, स्कॉटलैंड यार्ड के बराबर मानी जाने वाली मुंबई पुलिस के ऊपर बड़ा धब्बा लगा दिया। और लगाया तो क्यों? राजीव जी, पहले हम प्रेम कुमार की बात का जवाब दे देता हूं। एनआईए एक्ट बना हुआ है, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस पाया जाएगा, एनआईए पूरा अधिकार है एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने का। अब एनआईए ने मनसुख हिरेन की जो मिस्ट्री थी उसको भी अपने हाथ में इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है। दोनों बिल्कुल लीगल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्रेम कुमार की ये बात कहना बिल्कुल निरासर गलत है कि वो एनआईए ने अपने हाथ में क्यों ले लिया। इससे पहले सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है सुशांत राजपूत केस के अंदर। अब आता है, आपको याद होगा एक जैन हवाला कांड हुआ था हिंदुस्तान के अंदर 90s के अंदर, पूरी सरकारें और पूरा हिंदुस्तान हिल गया था जैन हवाला कांड के अंदाजी में। बड़े बड़े नेताओं के, राजनेताओं के नाम उसमें लिए गए थे। तो ये जो परमबीर सिंह का लेटर बॉम्ब कह लें या लेटर जो उसने 100 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया है, वो एक आईपीएस ऑफिसर है, बिना एविडेंस के कोई इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर एलिगेशन नहीं लगाता। तो उस केस की जांच अब चूंकि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो पूरी उम्मीद है कि शायद उसमें जांच होगी और जांच होगी तो बहुत दूर तक आग जाएगी। अभी आप देखें जो सचिन वाघे एविडेंस को टेम्पर करने का, डिस्ट्रॉय करने का जो उनके ऊपर एलिगेशन अट्रैक्ट होता है, जो उन मीठी नदी से जो लैपटॉप, हार्ड डिस्क और तमाम चीजें बरामद की गई हैं, वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, सबूतों को नष्ट करना चाहते थे। सवाल ये भी वेदभूषण साहब कि वो डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और जो तमाम चीजें मिली है उसकी फुटेज हमने भी देखी है, उन तमाम डिवाइसेस की हालत क्या है, क्या उनसे डाटा निकलेगा, क्या उनसे पूरी की पूरी चेन पता चल पाएगी कि कौन कौन लोग पीछे। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौट के आऊंगा और वेदभूषण साहब आपसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि आपका यह सवाल यहां पर वाजिब है कि अगर एनआईए यहां पर आती है सर्वोच्च जांच एजेंसी होने के नाते, उसको भी अगर शक के दायरे में रख दिया जाएगा तो फिर हम किसी भी जांच पर किस पर और क्यों यकीन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटकर वापस आता हूं। हत्याकांड की जांच कहीं बहुत पीछे छूटी और सरकार के अंदर ही जो दो फाड़ या दूरी या खिंचाव वो कहीं ज्यादा जगजाहिर होने लगा। हम लगातार मनसुख हिरेन की हत्या और उसके बाद पैदा हुए हालातों पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं वेदभूषण साहब जो फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस है उनसे बात कर रहा था। वेदभूषण साहब, आपसे पहले भी प्रोग्राम में मेरे साथ शमशेर खान पठान साहब फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस जुड़ते थे और जब अनिल देशमुख गृह मंत्री ने यह कहा कि उनको तमाम चीजों की जानकारी नहीं थी, शिवसेना ने सवाल उठाए कि जो कुछ भी हो रहा था क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है। मेरा आपसे सवाल, आप तो पुलिस सेवा में बहुत लंबे वक्त तक रहे हैं, क्या राज्य के गृह मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस को लीड कर रहा है, क्या उसको पुलिस टाइमली ब्रीफ नहीं करती है? ये तमाम चीजें जो तमाम डेवलपमेंट्स होते हैं, सचिन वाजे को लेकर हो, तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर हो, या परमबीर सिंह की चिट्ठी का जो लेटर बॉम्ब हो। राजीव जी, राजनीति में कहा जाता है वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं साहब, पुराना अखबार कोई सहेज कर नहीं रखता। ये राजनीतिक बातें हैं, परंतु यदि आप इसके विगत में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, प्रदीप शर्मा जो टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने 112 एनकाउंटर किए हैं, वो नौकरी से छोड़ते ही शिवसेना में इलेक्शन लड़े, हालांकि वो हार गए, वो एक अलग मामला है। इसी तरह से जो बड़े ठाकरे साहब थे, रिवेरो साहब ने खुद अपने यूट्यूब पर अवेलेबल है, तमाम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, उन्होंने माना था कि बड़े ठाकरे साहब जब उनको ड्रिंक करने का मन होता है वो मेरे पास आते, हम मिलकर इकट्ठे ड्रिंक करते हैं। ये जो चोली दामन का साथ था, ठीक है एक राजनीति की बात हो सकती है, परंतु दोहरे मापदंड जो अपनाए गए इस सारे मामले के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि कमिश्नर रैंक एसएचओ डीसीपी को 2 साल से पहले नहीं रिमूव किया जाएगा, उनको हटा दिया गया। पर जो असल कारण थे, देशमुख साहब जो के गृह मंत्री हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये दोहरे मापदंड कब तक चलेंगे? एक तरफ आप कमिश्नर को हटा रहे हैं और होम मिनिस्टर के ऊपर सीरियस एलिगेशन है, 100 करोड़ की रिश्वत का एलिगेशन लग रहा है, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, मजबूती के साथ सरकारें डिफेंड कर गई है, बिल्कुल बेशर्मी की हद है।
इससे ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती। कोर्ट हर चीज पे चाबुक लेके डंडा मार के काम कराया चाहे, क्या यही चाहते हैं ये राजनीतिक लोग? यही चाहते हैं कि हर टाइम कोर्ट का आश्रय जाए? वेदभूषण साहब, आप नैतिकता की बातें कर रहे हैं, नैतिकता की बातें अब शायद पुरानी हो गई, जैसे आपने कहा ना अखबार पुराना हो जाता है, खबरें पुरानी हो जाती हैं, नैतिकता की बातें भी अब उतना ज्यादा मेन फ्रेम में नहीं रहती। हो गई है, बेशर्मी की हद हो गई। ठीक है, मैं गुलरेज शेख साहब के पास आता हूं। गुलरेज शेख साहब, वेदभूषण साहब का बयान कोई राजनीतिक बयान नहीं है, सर्विस में बहुत लंबा अरसा इन्होंने दिया है। शमशेर खान पठान भी आज होते तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पुलिसिंग की तमाम मजबूरियों और तमाम जिम्मेदारियों के बारे में एक बार फिर ये दोनों अधिकारी बात सामने रखते। लेकिन मैं मनसुख हिरेन हत्याकांड को लेकर ही बात करूंगा, क्योंकि वही तमाम चीजें जड़ में है। प्रेम कुमार साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि एंटीलिया को भी देखा जाना चाहिए जो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। क्या मनसुख हिरेन, आपको लगता है क्या मनसुख हिरेन एंटीलिया मामले को लेकर बहुत कुछ ऐसा जान गया था या जानता था जिसके चलते आज वो इस दुनिया में नहीं है? और अगर आज वो इस दुनिया में नहीं है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। गुलरेज शेख साहब, देखिए सर, जो देखकर लग रहा है चीजों को, चाहे वीडियो फुटेजेस हो, चाहे गाड़ी का विषय हो, चाहे जिस सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेड बॉडी मिलती है, और उसकी वाइफ ने जो कंप्लेन की थी, पुलिस को बताया था कि उनके और वाजे के जिस प्रकार के ताल्लुकात थे, वो बहुत सारी चीजों पे इशारा करते हैं। कहीं ना कहीं बातें ये भी बाहर आ रही हैं। मैं एक नेशनल चैनल को देख रहा थोड़ी देर पहले, उसमें यह भी बात सामने आई कि मनसुख हिरेन के ऊपर ये सब चीजें कबूल करने का भी प्रेशर बनाया जा रहा था वाजे एंड कंपनी के द्वारा, कि जिलेटिन की छड़ें उसने रखी। ये सब चीजें अलग अलग स्रोतों से बाहर आ रही है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से। अब इसके ऊपर सही जगह से जो हो रहा है वो एनआईए ही दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अभी हमारे मध्य जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे उन्होंने बताया कि एनआईए एक्ट क्या बोलता है। लेकिन मैं इसके आगे एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक्ट के अलावा भी मैं बात करूंगा कि आप सपोज कीजिए, ईश्वर ना करे, यदि इस प्रकार का कोई चीज हो जाती जो कि जिलेटिन जो होता उसमें कभी आगे चल के विस्फोटक की तरह उसको फोड़ दिया जाता और कहीं ना कहीं एंटीलिया के ऊपर कुछ होता, तो आप ये याद रखिए कि जो ताजमहल होटल में जो हुआ था उससे बड़ा कांड ये होता कि कई लोगों की जानें तो जाती ही जाती। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मुकेश अंबानी जो है भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पूरी तरह से धराशायी। नहीं, मैं समझता हूँ डॉक्टर गुलरेज शेख, रिपरकशंस उसके असरात समझ में आते हैं। लेकिन मेरा सवाल, गुलरेज शेख साहब, आपने तमाम बातें कही, मैं सीधी बात आपसे रखना चाहता हूं। बात यह कि अगर आप भी मानते हैं कि सारी चीजें गंभीर हैं, मनसुख हिरेन की हत्या जो हुई है वो भी किसी शक के घेरे में है, एंटीलिया को भी आप ला रहे हैं बीच में, उसके सामने विस्फोटक को, फिर हम इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? हम केवल सचिन वाजे के शिव सैनिक होने पर क्यों बात करते हैं? हम फिर उन बातों पर कैसे बात करते हैं जिसपे केवल सरकार के अस्थिर होने की बातें ज्यादा सुनाई देती है? मुद्दे पर बात नहीं हो रही है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे बताइए, कल अमित शाह जी से जब पूछी गई ये बातें तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उस पर। तो हम तो सरकार के अस्थिरता की बातें नहीं कर रहे। अमित शाह जी गृह मंत्री है, उन्होंने शब्दों में एक बहुत अच्छी बाजीगरी की। उन्होंने सीधे कहा कि ये चीजें सार्वजनिक नहीं होती। उन्होंने ना तो इनकार किया ना उसको स्वीकार किया। ये चीजें ऐसी होती ही नहीं है कि को सार्वजनिक की जाए। ये अभी मेन जो प्राइम फोकस है, आप ये सोचिए कि किसको आप ये बात हमारे बीच में जो वेदभूषण जी बैठे हैं उनसे भी पूछिए, हमको क्या पता चलता जांच में सामने नहीं आता कि सचिन वाजे या कोई और अधिकारी भी ISI से या चाइना मैं वही बात कह रहा हूँ, संजय द्विवेदी जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मनसुख हिरेन की हत्या की जांच भी बहुत जरूरी है। एंटीलिया के आगे विस्फोटक मिला, कहां से आया, किसने थर्राने की कोशिश की? भगवान न करे वो चीज होती तो आज क्या होता? मेरा सीधा ये कहना है, हम क्यों बात कर रहे हैं कि सरकार अस्थिर हो रही है? हम क्यों हर एंगल पर बात कर रहे हैं? मुलाकात हुई कि नहीं हुई, हम हटते क्यों हैं? जांच कर रही है, दोनों मामलों में ठीक है, कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनको विश्वास उस पर नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। अब उनका तो मेन उद्देश्य ये सरकार कैसे गिरे, जो इनका जो ये उद्देश्य मेन है सरकार कैसे गिरे, इनसे जांच से मतलब नहीं है, सरकार गिराने से मतलब है। जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा कि कुछ होता है, अरे राजनीति में हर पार्टी के लोग गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलते हैं, इसके मतलब क्या सरकार गिराने की बात हो रही है? तो इस तरह का वचन देना है, इस तरह की बात करना माननीय अमित शाह जी के लिए संजय जी गलत है। संजय जी मैं अमित शाह जी के बयान पर नहीं जा रहा हूं,
मैं सीधी बात कह रहा हूं, आप लोग भी तो नहीं बात कर रहे मनसुख हिरेन की, आप भी नहीं बात कर रहे हैं एंटीलिया विस्फोटक की। जब एनआईए जांच कर आप भी बात कर रहे हैं राजनीतिक समीकरणों की। भाई राजीव जी, जब एनआईए हड़बड़ा रहे हैं डॉक्टर बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। जब एनआईए जांच कर रही है तो इसमें सरकार क्या कर रही है? एनआईए जांच कर रही है, कोई मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है और सिक्योरिटी मुंबई पुलिस के लिए हुए हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। प्रेम कुमार जी का आपका कमेंट ले लेता हूँ। प्रेम कुमार जी, ठीक है, प्रेम कुमार जी से मैं बात कर रहा हूँ। क्या मनसुख हिरेन आपको लगता है एंटीलिया मामला हो या बाकी मामले हो, बहुत कुछ ऐसा था जो जान गया था या जानता था, जिसके चलते वो आज हमारे बीच में नहीं है और उसके चलते न जाने कितने लोगों को एक पर्दा मिल गया है? मुझसे पूछ रहे हैं अभी। निश्चित रूप से राजीव जी, मौत की वजह ही यही है कि वो राजदार हो गए थे, इस वजह से उनको सामने से हटाया गया। अब लेकिन मैं एक बात का जवाब देना जरूरी समझता हूं कि एनआईए ने जो ये जांच लिया, जिस पर कि वेद प्रकाश जी कह रहे थे कि एक्ट के तहत वो ले सकता है, गलत नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि गलत नहीं है, एनआईए जांच कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सप्लोसिव्स होने चाहिए तब। अब वहां जो मिले जिलेटिन की छड़े, वो एक्सप्लोसिव्स की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? मैं कहता हूं कि नहीं आते हैं, वो जिंदा बम नहीं था। इसलिए चूंकि ये न कोई शिकायत की गई थी, ये एंटीलिया में जो है मुकेश अंबानी जी की तरफ से बिना शिकायत के हम दो, हमारे दो की सरकार जो है उनके बिहाफ में आ जाती है जांच करने के लिए। ये बड़ा सवाल है, ये बात मैं बार बार कहता हूं। चलिए, लेकिन जिलेटिन स्टिक का इस्तेमाल होता उसी काम के लिए है जिस बात का शक तमाम लोग जता रहे हैं। जिलेटिन एक विस्फोटक है, उसका एक विस्फोटक की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सभी एक्सपर्ट मानते हैं। और अगर मुंबई में एक घटना होती, हम सभी समर्थक हैं, मुंबई एक बार फिर से दहलती और वो शायद एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग होता। वो घटना नहीं हुई, लेकिन जो इस घटना के बाद अब हमारे बीच में नहीं है, उसे राजनीतिक समीकरणों में क्यों भुलाया जा रहा है? क्यों मनसुख अब पीछे छूट रहा है और तमाम दूसरी बातें सामने आ रही हैं? इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का।